नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का कैरियर इंडिया एजुकेशन में। आज की यदि हम क्लास की बात करें तो सामान्य विज्ञान के 250 ऐसे प्रश्न हैं या 250 ऐसे प्रश्न हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों को जरूर पढ़कर आप जाएं। कारण उसका ये है कि याद रखिए, जब भी सिलेक्शन की बात आती है तो सिलेक्शन हमारा उन नंबरों से नहीं होता जो हमको नहीं आते, जबकि सिलेक्शन हमारा उन नंबरों से नहीं होता जो हमको आते हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं गलती बस उनको सही कर कर नहीं आए हैं। इसलिए वो वाले प्रश्न लेकर आज हम आए हुए हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों को अपन एनालिसिस के साथ में देखेंगे, इनसे आसपास जुड़े हुए जितने भी प्रश्न हैं उन सबको देखेंगे। हाँ दोस्तों, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के दो फायदे हैं आपके लिए। पहला फायदा तो ये है कि जैसे ही क्लास होती है तो नोटिफिकेशन आपके पास में आ जाएगा। इसके अलावा दूसरा सबसे महत्वपूर्ण फायदा कि 15 मार्च से जो पेपर पटवारी के होने वाले हैं उसका एनालिसिस हम लोग इस पर करवाएंगे। यानी कि यदि आपका पेपर 15 तारीख को है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 15 के बाद यदि आपका पेपर है, क्योंकि पेपर जो है लगभग में 1.5 महीने के आसपास चलेंगे, क्योंकि लगभग 15 लाख आदमियों ने इसमें एक तरीके से फॉर्म भरा है। तो अगर आपका पेपर बाद में है तो आपको 15 तारीख से ही प्रश्नों का एनालिसिस मिल जाएगा कि कौन से प्रश्न किस प्रकार के आ रहे हैं और किस टॉपिक पे हम ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि हम उसी से रिलेटेड जो है क्लास चालू करेंगे। तो इसलिए दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हुए हैं टेलीग्राम से जुड़ जाएं, क्योंकि इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पर ही प्राप्त होगी। चलिए दोस्तों, आज की जो अपनी क्लास है अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। दोस्तों हम इन टॉपिकों को बायकॉट कर देते हैं। हम सोचते हैं कि यार इन पे कौन ध्यान दे, थोड़ा और कठिन वालों पे ध्यान दें। हालांकि ये भी कठिन ही है, जब आप इनको ध्यान से देखेंगे तो आप कहेंगे अच्छा ऐसा भी है। तो जब आप इनको ध्यान से देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि हाँ यार, ये वाले जो प्रश्न हैं इनको करना कितना ज़्यादा जरूरी है ना। चलिए एक बार हम पेपर को देख लेते हैं कि पेपर में अगर देखा जाए तो मान लीजिए यदि 100% हम पूरे पेपर को मानते हैं। देखिए, यदि 100% हम पूरे पेपर को मानते हैं तब 100% में हम क्या देखते हैं। 100% में दोस्तों, 100% में हम ये देखते हैं कि ये 100 नंबर का पेपर है, तो इसमें से जो 70 प्रश्न होते हैं, 70 प्रश्न, ये 70 प्रश्नों में से यदि देखा जाए तो इसको हम दो भागों में बांटते हैं। 40 प्रश्न सभी लोग कर लेंगे, 30 प्रश्न वो करते हैं जो एक तरीके से जिन्होंने अच्छी मेहनत की है। इसके बाद में आता है दोस्तों 15 नंबर और एक्स्ट्रा। ये 15 नंबर वाले वो व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा मेहनत की है, सबसे ज्यादा मेहनत की है। इसके बाद बचते हैं 15 नंबर। ये जो 15 नंबर हैं दोस्तों, इन पर चलता है सिर्फ और सिर्फ तुक्का। क्या चलता है? तुक्का। तुक्का का मेरा मतलब है कि ये प्रश्न किसी से नहीं आते। लेकिन हमको पता है किस पर ध्यान देना है। ये जो 70 है ना, यानी कि ये 40 जो हमको आ जाएंगे, 30 जिनमें हमको मेहनत करनी पड़ेगी और 15 जिनमें हमें सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो जो सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी तो 70 और 15, यानी कि लगभग में 85 प्रश्न हमको किसी भी कंडीशन में हल करना है। मेरा मतलब यहाँ पे 100 से है ना, 100% से है, तो 85 का यदि हम डबल कर देंगे तो 8 दूनी 16 और 170, यानी कि 200 में से लगभग में 170 नंबर तो हमको लाने ही हैं। 170 कब आएंगे दोस्तों? जब 185 का टारगेट बनाया जाएगा। तो इनमें हमें उन प्रश्नों को भी शामिल करना है जो प्रश्न अक्सर आते हैं, लेकिन वहां पर प्रेशर की वजह से या फिर ज्यादा पढ़ लेने की वजह से हम गलती कराते हैं या फिर हम उनको दोहराते नहीं हैं। और हाँ दोस्तों, ये जो क्लास है वो एक तरीके से रिवीजन की क्लास है। कोर्स आप लोगों के लगभग में हो चुके हैं। यदि कोर्स नहीं भी हुए हों तो भी ये पूरा निचोड़ एक तरीके से सार है, इसको आप लोग देखते चलेंगे तो निश्चित तौर पर यहाँ से जो प्रश्न है वो आपकी परीक्षा में आएंगे। तो आप लोगों ने क्या समझा? आप लोगों ने समझ लिया कि हमें तैयारी किस तरीके से नंबर के हिसाब से करनी है, कि 200 में से कितने नंबर का पेपर है, और 200 मतलब 200 नंबर का पेपर है तो इसमें से कितने नंबर लाने हैं और मेहनत कहाँ पर करनी है। तो 70 और 15 में मेहनत होती है दोस्तों, 70 और 15 में। जो लोग इन 15 पे मेहनत कर रहे हैं, मतलब ऐसे क्वेश्चनों को पढ़ रहे हैं जिनका ना सिर है ना पैर है, तो वो देंगे तो जरूर दोस्तों। हो सकता है आपकी मेहनत से 4 से 5 सही भी हो जाए, पर अगर 70 और 15 को आप भूल गए तो खेल खत्म। फिर तो आप जीरो पे आ जाएंगे, कोई मतलब नहीं होगा। और दोस्तों ये तो आर पार का गेम है, समझ रहे हो ना। ये जो सरकारी नौकरी वाला खेल है ये आर पार का गेम है। एक बार में या तो आप अंदर होते हैं या बाहर होते हैं। बाहर आप फिर चाहे जितने बहाने कर लें, अरे यार ये वाला हमको आता था हम नहीं कर पाए, किया तो था लेकिन यार किस्मत में नहीं था, वो सब बातें होती हैं। कितनी भी आप कर लो कोशिश, वो सब बातें ही होंगी। राजा वही होता है जो सिलेक्शन ले लेता है। ठीक है, तो इसलिए सिलेक्शन के लिए अपन को अपनी बुद्धि का प्रयोग करना है और कहाँ पर ज़्यादा आवश्यकता है वहीं पर प्रहार करना है। चलिए चालू करते हैं इस मज़ेदार क्लास को। एक एक प्रश्न को उठाते हैं और देखते हैं।
चलिए, पहला प्रश्न है कि चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का कारण है। तो इसके पहले जो सामान्य विज्ञान की क्लास थी उसमें अपन ने इसका एनालिसिस अच्छे से कर लिया था। कारण ये है पलायन वेग, यानी कि चंद्रमा पर कोई भी वस्तु जो है वह रुकती नहीं है, पलायन वेग के कारण निकल जाती है। पृथ्वी पर पलायन वेग कितना है दोस्तों? पलायन वेग का मतलब होता है कि पृथ्वी पर यदि किसी वस्तु को हम पूरी ताकत लगा के आसमान की तरफ फेंकते हैं तो वह वस्तु फिर कभी वापस पृथ्वी पर नहीं आएगी। तो 11 दशमलव एक तरीके से ये पेन कहाँ गया, चलिए, हाँ, 11.2 से लेकर अगर इतने किलोमीटर पर सेकेंड के हिसाब से हम किसी वस्तु को पृथ्वी से ऊपर पहुंच फेंकेंगे तो वह पृथ्वी पर फिर वापस नहीं आएगी, यानी कि वो पलायन कर जाएगी, फिर वो वापस नहीं आएगी। यही होता है पलायन वेग। तो चंद्रमा पर चूंकि वायुमंडल नहीं है, यानी हवा हवा वहां पर रुकती नहीं है। किस लिए नहीं रुकती? क्योंकि वहां पर जो पलायन वेग है वो ज्यादा है। यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए, सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा दोस्तों? 2% बढ़ जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आता है, बार बार आता है। सीधा याद रखना है कि लंबाई 4% बढ़ा दी तो आवर्तकाल जो है वह 2% बढ़ जाएगा। ठीक। एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है तो झूले का आवर्तकाल क्या होगा? अपरिवर्तित होगा। क्या होगा दोस्तों? अपरिवर्तित होगा। अब यहां से एक और प्रश्न निकलता है। एक लड़की झूला झूल रही है और उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ गई तो झूले का आवर्तकाल क्या होगा? अपरिवर्तित होगा। अब यदि वह लड़की खड़ी हो जाती है तब क्या होगा? आवर्तकाल घट जाता है दोस्तों, आवर्तकाल घट जाता है। आवर्तकाल घट जाने का मतलब क्या होगा? झूला है वो जल्दी जल्दी गति करने लगता है। ये आप लोगों ने किताबों में पढ़ रखा है, खासतौर पर लूसेंट में आपने देखा होगा। हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्राम सुनते हैं। यह संभव है, किस कारण संभव है? अनुनाद के कारण, अनुनाद के कारण। ठीक है, याद रखिएगा, सीधा आपको डायरेक्ट इनको याद कर लेना है, अनुनाद के कारण। चलिए, यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी अपनी वर्तमान त्रिज्या की सिकुड़कर आधी रह जाएगी तो दिन होंगे 12 घंटे के। समझिए प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि द्रव्यमान परिवर्तित किए बिना, द्रव्यमान का मतलब आप लोग जानते हैं कि जिसमें गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर नहीं लगता, यानी उसका अपना जितना भी है वही उसका द्रव्यमान होता है ना। कि और भार क्या होता है? जिसमें गुरुत्वाकर्षण भी लग जाता है। तो यहां पर बात द्रव्यमान की चल रही है। द्रव्यमान परिवर्तित किए बिना पृथ्वी अपनी वर्तमान त्रिज्या की सिकुड़कर, जो उसकी त्रिज्या है, यानी कि त्रिज्या तो आप लोग जानते हैं, मान लीजिए ये पृथ्वी है, ये अपन ने पृथ्वी बना दी और ये उसकी त्रिज्या है। अब ये त्रिज्या सिकुड़कर आधी रह जाए तो पृथ्वी भी इतनी हो जाएगी, है ना। और द्रव्यमान इसका उतना ही है, यानी जितनी भारी ये है उतनी भारी ये भी है, द्रव्यमान इतना ही है। तो फिर क्या होगा? तो जो अगर हम इसको कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा? तो दिन जो होगा वह 12 घंटे का हो जाएगा। क्लियर। यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंक दिया जाए तो पिंड पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। यही उसका क्या कहलाता है? पलायन वेग। अभी अपन ने इसके पहले चर्चा की ना, जैसे ही अपन ने क्लास को शुरुआत किया तो सबसे पहला प्रश्न पलायन वेग का ही था। और पलायन वेग से एक और प्रश्न वहां पर था कि चंद्रमा पर पलायन वेग के कारण ही वायुमंडल जो है वह नहीं होता। उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या करना पड़ेगा? यदि कोई अंतरिक्ष यात्री उपग्रह में है तो वह वहां पर स्प्रिंग घड़ी का इस्तेमाल करेगा। कौन सी घड़ी का? स्प्रिंग घड़ी का इस्तेमाल। नॉर्मल जो घड़ी होती है उनके जो कांटे होते हैं वह विपरीत दिशा में चले जाते हैं। कहां पर? एक तरीके से अंतरिक्ष में। यह यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए किंतु द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी तल का गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा? 2% घट जाएगा। क्या होगा दोस्तों? 2% घट जाएगा। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एक ये प्रश्न और इसके पहले जो एक प्रश्न था किसी सरल लोलक की लंबाई। ये दोनों प्रश्न बार बार घुमाकर आते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। 1% कम हो जाएगी और द्रव्यमान वही है, द्रव्यमान वही रहेगा दोस्तों, कंडीशन याद रखना। तो पृथ्वी तल का जो गुरुत्वीय त्वरण है वह क्या होगा? उसका 2% घट जाएगा। ठीक। दाब का मात्रक क्या है? पास्कल। या दाब की इकाई भी पूछ सकते हैं, तो क्या है? पास्कल। खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए, जो खाना हम पकाते हैं उसका बर्तन कैसा होना चाहिए? उच्च विशिष्ट ऊष्मा का और निम्न चालकता का। उसकी जो उच्च विशिष्ट ऊष्मा हो साथ साथ में निम्न चालकता भी हो। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप बढ़ जाता है। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप बढ़ जाता है। याद रखिएगा, ठंडे प्रदेशों में जब झरना होता है तो झरने में बहते हुए पानी से नहीं नहाया जाता, जबकि झरना जहां से गिर रहा है उसी पानी से नहाते हैं क्योंकि वहां का पानी गर्म होता है। केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक कितना होता है? तो -0 डिग्री केल्विन, -0 डिग्री केल्विन। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो ग्रीक से हुई है, याद रखिएगा।
इसके लिए मैं आपको बता दूं, ग्रीक, लैटिन, इस तरीके के प्रश्न जब आते हैं, अधिकतम आंसर जो है वो ग्रीक ही होते हैं। कभी कभी लैटिन शब्द भी आ जाता है, तो ग्रीक और लैटिन इन दोनों से ही होती है, याद रखिएगा, अधिकतम, है ना। बाकी यदि आपको याद है तो ठीक है, मैं तुक्के वाली बात कर रहा हूँ। जब नहीं आता तब उस समय आपको ग्रीक लगा देना है, लेकिन आता है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है ना। मैं हमेशा बोलता हूँ, पेपर जब भी आप लोग देने जाएं तो यही सोच कर जाएं और यही करके भी जाएं, है ना। नॉर्मल आपने फॉर्म भर दिया और आप पेपर देने जा रहे हो तो मत जाओ भाई, पहली बात तो फॉर्म ही मत भरो। यदि फॉर्म भर दिया है तो फिर अपनी जी जान लगा दो, ठीक। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो रेडियो एक्टिव धर्मिता का। आपने सुना होगा ना, मैडम क्यूरी, उन्होंने ही दिया था ये रेडियो एक्टिव धर्मिता। यानी कि ऐसे पदार्थ जो अपने आप प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं, प्रकाश का उत्सर्जन मतलब वो चमकते हैं, तो वही है। तो क्यूरी किसकी इकाई है? तो रेडियो एक्टिव धर्मिता की, ठीक है। किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? बहुत आते हैं दोस्तों ये प्रश्न। बैगनी, बैगनी रंग की जो तरंग दैर्घ्य है वह सबसे कम होती है। सबसे ज्यादा किसकी होती है? तो लाल रंग की सबसे ज्यादा होती है। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाता है तो कमरे का ताप बढ़ जाएगा। अब आप लोग कहेंगे सर रेफ्रिजरेटर तो ठंडा होता है तो ताप तो कम हो जाना चाहिए, पर बढ़ जाता है। तो हाँ दोस्तों, ये कंडीशन होती है कि यदि हम रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल देंगे तो कमरे का जो ताप है वह बढ़ जाएगा। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, 7 रंग होते हैं। वैजानी, हापी नाला, है ना। बैगनी, आप देखना, आपने ये वाला सूत्र तो देखा ही होगा, वै जा नी हा पी ना ला, है ना। ये सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है? तो 2 सेकंड। सेकंड पेंडुलम का जो आवर्तकाल होता है वो कितना होता है? 2 सेकंड। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है दोस्तों? बेंगलोर में। इस प्रकार के प्रश्न आएंगे दोस्तों। एक प्रश्न संस्थानों से आना है, समझ लीजिए। यही तो है एक तरीके से पेपर में सही प्रश्नों को लगाने के लिए, कि हमको मालूम होना चाहिए कि किस किस प्रश्नों को तो छोड़ना ही नहीं है, किन किन प्रश्नों को छोड़ना नहीं है। एक्स्ट्रा कर लो तो भाई कोई दिक्कत नहीं, फिर तो आप इंसान नहीं भगवान है। लेकिन जिनको करना है यदि उनको नहीं करा तो फिर गड़बड़ है। तो भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ है? बेंगलोर में। माने एक तो संस्थान से प्रश्न आएगा विज्ञान में, आप मान के चलें एक संस्थान से, जितने संस्थान है रट डालिए। आप कहेंगे कमेंट में बताएंगे, हम एक अलग से उसके लिए क्लास ले लेंगे। ज़्यादा नहीं, 15 से 20 मिनट की क्लास होगी, एक बार में पूरे संस्थान आ जाएंगे, है ना। पराध्वनिक विमानों की चाल होती है ध्वनि की चाल से अधिक। ध्वनि की चाल से, यही होती है पराध्वनिक विमानों की चाल, है ना। क्या होती है? ध्वनि की चाल से अधिक। भू स्थिर उपग्रह की, आप लोगों ने इसको कैसे देखा होगा? आप लोगों ने देखा होगा कभी कभार जो रॉकेट पृथ्वी पर ऊपर उड़ते हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा कि वो चल तो रहे हैं लेकिन उसकी जो आवाज़ है, आवाज़ आप लोगों ने देखा होगा, वो जो उनकी ध्वनि की आवाज़ है उसकी चाल से भी अधिक तेज, मतलब वो चल रहे हैं उसके बाद हमको ध्वनि सुनाई दी। अब आप इसको कैसे समझेंगे? बिजली कड़कती हुई आपने देखी होगी, आपने देखा होगा बिजली पहले कड़क गई, आवाज़ बाद में आई, है ना। तो ध्वनि हमारे पास में बाद में आ पाती है लेकिन प्रकाश हमको पहले दिख जाता है। उन दोनों के बीच की स्थिति यहाँ पर है ये पराध्वनिक विमानों की चाल, समझना। उनकी जो चाल है वो प्रकाश के बराबर तो होती नहीं है लेकिन ध्वनि से ज़्यादा होती है, यही होती है पराध्वनिक विमान। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? भू स्थिर उपग्रह, अब देखिए, 36,000 किलोमीटर। कितनी है? 36,000 किलोमीटर, ठीक है। इस वाले प्रश्न को हटा दीजिए आप। कितनी है? 36,000 किलोमीटर, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? पिछली क्लास में भी अपन ने इस पर चर्चा की थी, हिप्पोक्रेटस की। किसकी? हिप्पोक्रेटस की। नाम याद रखिएगा, 2 बार हो गया, अब तो आप लोगों को याद हो गया होगा। कार में रेडिएटर का क्या कार्य होता है? इंजन को ठंडा करने का। क्या होता है? इंजन को ठंडा करने का। चलिए, मनुष्य के शरीर का ताप 37 डिग्री सेल्सियस, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आता है 37 डिग्री सेल्सियस। सबसे ज़्यादा ताप किसका होता है? तो बकरी का, याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा किसका होता है? बकरी का। एक प्रकार से प्रश्न ये भी आ जाता है कि सबसे ज़्यादा गर्म खून किसका होता है? तो भी बकरी का ही होता है, ठीक। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती। याद रखिए, ये दूरदृष्टि, जब भी दूरदृष्टि आ जाए तो निकट की वस्तु नहीं दिखाई देगी, निकट दृष्टि दोष आ जाए तो दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगी। किस में उत्तल होगा प्रयोग, किस में अवतल लेंस प्रयोग होगा, अभी अपन आगे इसमें चर्चा करेंगे। किताब के ऊपर रखे किसी लेंस को ऊपर उठाने पर यदि मुद्रित अक्षरों का आकार बढ़ता हुआ दिखाई देता है तो लेंस कौन सा है? उत्तल।
कौन सा लेंस है? उत्तल। आप लोगों ने देखा होगा कि जो लेंस हम लोग बचपन में देखते थे, है ना, या फिर आप लोग 12th में आप लोगों ने देखा होगा, जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वाले होंगे, कि लेंस के माध्यम से हम अगर देखते थे तो जब हम नीचे से किसी चीज़ को ऐसे ऊपर उठाकर देखते थे तो वो चीज़ हमें बड़ी हुई दिखाई देती थी, वही दरअसल उत्तल लेंस है। ठीक है। और यदि किसी लेंस से अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो लेंस अवतल है। अब अवतल भी आप लोगों ने देख रखा है। ये कहाँ देख रखा है? छोटे में दोस्तों एक स्केल आया करता था, उस स्केल में उत्तल और अवतल दोनों लेंस होते थे। जब हम लोग मजाक में एक दूसरे को बोला करते थे कि भाई इससे देखो चीज़ें बड़ी दिखाई दे रही हैं, इससे कम दिखाई दे रही हैं, तो वही उत्तल और अवतल एक तरीके के लेंस हैं। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? अपवर्तन के कारण। आप कह रहे हो सर बहुत सरल प्रश्न है, बिल्कुल सरल प्रश्न है, लेकिन ऑप्शन में वहाँ अपवर्तन आएगा, परावर्तन आएगा, प्रकीर्णन आएगा, फिर और कह देंगे कि इनमें से कोई नहीं, तब आप कंफ्यूजन में हो सकते हैं। यहाँ पर आपने रिवीजन कर लिया, अपवर्तन के कारण, है ना। अपवर्तन क्या होता है? अपवर्तन होता है जैसे कि मान लीजिए प्रकाश यहाँ से आ रहा है, ये कोई रेखा है, तो जब ये यहाँ पर पहुँचेगा तो हल्का सा अपने यहाँ से हट जाएगा, यानी कि इसकी दिशा तो ये थी जाने की, पर ये थोड़ा हट गया, यही होता है अपवर्तन। अब जो धूल के कण होते हैं बहुत सारे, उन्हीं से इस प्रकार से है टकराता 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 यहाँ यहाँ ऐसा आता हुआ वो हमें तारे चमकते हुए दिखाई देने लगते हैं। परावर्तन क्या होगा? परावर्तन यहाँ से ऐसी लौट जाती है। समझ गए? प्रकाश के बहुत सारे गुण होते हैं, जब कभी व्यक्तिगत इसकी क्लास होगी तो अपन चर्चा करेंगे। चलिए, तितलियों के पंख पारदर्शी होने के बावजूद रंग बिरंगे क्यों दिखाई देते हैं? तो परावर्तन के कारण। देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस पर मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बना रखा है, उसको भी देखिएगा आप लोग, है ना। अगर आप लोग ना मेरे शॉर्ट्स वीडियो देख लेंगे तो उसमें आपको बहुत सारी विज्ञान की जानकारियाँ मिल जाएगी। आप लोग जाइएगा यूट्यूब पे मेरे, तो उस पर देखिएगा, एक जगह शॉर्ट्स लिखा होगा, हालांकि आप लोग जानते होंगे, तो वहाँ पर आप देखेंगे तो पूरे एकदम विज्ञान के न जाने कितने सारे उसमें शॉर्ट्स हैं, और सभी शॉर्ट्सों में आपको एक अलग ही जानकारी मिलेगी, वो भी आश्चर्यजनक स्थिति के अनुसार। देखिए, अब इसमें क्या लिखा है इन्होंने? तितलियों के पंख पारदर्शी, यानी कि हम जो तितली के पंख देखते हैं वो दरअसल रंग बिरंगे नहीं है, प्रकाश का परावर्तन हो जाता है, इस वजह से रंग बिरंगे दिखते हैं। अन्यथा तितली के जो पंख हैं वो एक तरीके से पारदर्शी हैं, आर पार भी हम उनमें देख सकते हैं, लेकिन एक लेयर चढ़ी होती है, उसी लेयर से प्रकाश का परावर्तन होता है और वो हमें रंग बिरंगे दिखाई देते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है? तो दरअसल न्यूट्रॉन जो है वो आवेश रहित कण है, यानी कि इसमें प्लस माइनस चार्ज नहीं होता। माइनस किस में होता है दोस्तों? इलेक्ट्रॉन में होता है, और प्रोटॉन में प्लस चार्ज होता है। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? तो शारीरिकी। क्या क्या कहलाता है? शारीरिकी। ठीक है दोस्तों, इसका जो आंसर है वो है वार्गिकी। वार्गिकी। ठीक है, ये नहीं है, याद रखिएगा। चलिए, निम्न में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। अभी अपन ने अपवर्तनांक देखा ना, कि जब यहाँ से प्रकाश की किरण आई तो इसके बाद वह 3-4 भागों में बढ़ जाती है अपने अलग अलग, और थोड़ा सा अपने क्षेत्र से अलग हट जाती है, तो सबसे ज़्यादा जो क्षेत्र से अलग हट जाए उसको कहते हैं कौन सा रंग? बैगनी रंग। सबसे कम कौन सी होती है? लाल रंग। स्वच्छ जल से भरे तालाब की गहराई 3 मीटर प्रतीत होती है। यदि हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 हो तो तालाब की वास्तविक गहराई क्या होगी? सुनिएगा, स्वच्छ जल से भरे तालाब की गहराई 3 मीटर प्रतीत होती है। मान लीजिए ये तालाब है ना, हमने देखा कि ये 3 मीटर हमको दिख रही है। यदि हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना है? 4/3 या 4/3 है, तो तालाब की वास्तविक गहराई कितनी होगी? तो तालाब की गहराई कितनी होगी? 4 मीटर। यानी कि इससे क्या सिद्ध होता है? ये सिद्ध होता है कि अपवर्तनांक के कारण नीचे की जो जमीन होती है वह हमें थोड़ी ऊपर उठी दिखती है। इससे एक प्रश्न और बनता है, आपने देखा होगा कि पानी में कोई डूबी हुई चीज हमें ऊपर उठी हुई दिखाई क्यों देती है? तो उसका भी आंसर अपवर्तनांक ही होता है। जो सिक्का पानी में अपन डाल देते हैं तो अपन को ऐसा लगता है कि ये तो बहुत पास में है, तुरंत हाथ डाल के निकाल लेते हैं, लेकिन जब अपना हाथ डालते हैं तो हम देखते हैं कि यार हाथ तो बहुत ज्यादा अंदर चला गया। वो दरअसल अपवर्तनांक के कारण ही होता है। ठीक। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? डायोप्टर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आया करता है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो डायोप्टर। रडार की कार्यप्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित है। तो रडार की जो कार्यप्रणाली होती है वह रेडियो तरंगों के परावर्तन के अनुसार होती है। किसके? रेडियो तरंगों के परावर्तन के अनुसार। न्यूटन की गति के नियम के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? द्वितीय नियम से बल की परिभाषा ज्ञात होती है। बिल्कुल, द्वितीय जो नियम होता है उससे बल की परिभाषा ज्ञात होती है। आपने न्यूटन के 3 नियम सुने होंगे, उन्होंने अपनी बुक प्रिंसिपिया में दिए थे, है ना। उनकी बुक भी आती है दोस्तों, प्रिंसिपिया, तो याद रखिएगा, प्रिंसिपिया। प्रिंसिपिया। ठीक।
किसी पिंड के उसके गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है? जड़त्व। याद रखिए क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम भी उसको कहा जाता है। बताइए, जड़त्व का नियम भी उसको कहा जाता है। चलिए, मोटर कार में शीतलन तंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? केवल संवहन। केवल संवहन। मोटर कार में जो शीतलन तंत्र होते हैं या जो शीतलन यानी जो ठंडा करने वाले तंत्र होते हैं वह संवहन पर कार्य करते हैं। संवहन का मतलब आप जानते हैं, बहना। संवहन का मतलब क्या होता है? बहना। जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया पाचक प्रक्रिया है? तो प्रोटीनों का एमिनो अम्ल में विघटन। ये तो अपन देखते हैं जीव विज्ञान में, जो प्रोटीन होते हैं वो किसमें बढ़ जाते हैं? एमिनो अम्ल में। ठीक। टेलीविजन में दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? तो उसमें लघु रेडियो तरंगें होती हैं, हर्ट्ज रेडियो तरंगें होती हैं। ठीक, लघु रेडियो तरंगें, इन पर भी प्रश्न आता है दोस्तों, है ना। मीथेन जिसके जिसमें जिसमें वायुमंडल उपस्थित है वह है बृहस्पति। बृहस्पति में जो वायुमंडल उपस्थित है वह मीथेन का है। किसका है? CH4, मीथेन का है। ठीक, मीथेन याद रखिएगा। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा है? तो ट्रिप्सिन। यानी प्रोटीन को पचाता कौन है दोस्तों? तो ट्रिप्सिन प्रोटीन को एक तरीके से पचाने में सहायक है। उन देशों में जहां लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है, लोग पीड़ित होते हैं बेरी बेरी रोग से। देखिए कितना प्यारा प्रश्न है। उन देशों, बेरी बेरी तो आप जानती हैं, उन देशों में जहां लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल होता है वो लोग किस रोग से पीड़ित होते हैं? तो बेरी बेरी नामक रोग से पीड़ित हो जाते हैं। मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसके एकत्र होने से थकान होती है? लैक्टिक अम्ल। अब आप लोग याद रखिए दोस्तों, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने पुलिस वुलिस की तैयारी की होगी, तो वो लोग रनिंग करते होंगे। तो जब रनिंग करते हैं तो एक हमारे लिए दर्द होता है जिसको हम स्पिनिस का दर्द भी कहते हैं। ये जो हमारे नीचे वाली जो टांग होती है ना, टांग के नीचे वाला हिस्सा यानी जो टखना होता है, टखना से नीचे हड्डियों में एक दर्द होता है। जब वो दर्द होता है वो किस लिए होता है कि जो लैक्टिक अम्ल है वो मांसपेशियों में हमारे जम जाया करता है। और फिर जब जो हमारे कोच वगैरह होंगे या वो होंगे कि भैया वार्म अप कर लो अब आराम से, जब वार्म अप हम करते हैं तो वही लैक्टिक अम्ल धीरे धीरे टूटने लगता है, तो थकान जो है वो कम होने लगती है। तो वही लैक्टिक अम्ल होता है। प्रकाश वर्ष होता है दोस्तों। प्रकाश वर्ष दरअसल क्या है? तो प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी का मात्रक होता है। क्योंकि प्रकाश इतनी ज़्यादा दूरी तय कर लेता है कुछ ही सेकंड में, मतलब 1-2 सेकंड में ही, इसीलिए इतनी बड़ी दूरियों को मापने के लिए प्रकाश वर्ष एक अलग से दूरी का मात्रक बनाया गया। समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? फेदोमीटर। समुद्र की गहराई मापने के लिए कौन सा किया जाता है? तो फेदोमीटर याद रखिए आता है। कंप्यूटर की आईसी चिप किसकी बनी होती है? तो सिलिकॉन की। नॉर्मल प्रश्न है। सिलिकॉन वैली किसको कहा जाता है दोस्तों? बेंगलोर को कहा जाता है। वह काल्पनिक रेखा जो फोकस एवं पोल से गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ती है वह क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। वह क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। देखिए दोस्तों, अगर देखा जाए तो ये जो प्रकाश है, फोकस है, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, इनका अपने आप में एक पूरा कोर्स का कोर्स है दोस्तों, है ना, जो कि 6-6 महीने इसमें लग जाते हैं। अब चूंकि समय है नहीं अपने पास में, चल रहा है रिवीजन, तो इसलिए जितना आप लोग अच्छे से याद कर सकते हैं उसको अच्छे से याद कर लीजिए। 1 लाइन के क्वेश्चन मिल जाए या फिर एक MCQ आपके लिए मिल जाए, और जिन लोगों ने कर लिया है तो उनके लिए तो ये बहुत मज़ेदार होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन वो लोग भी इसमें वो ना हो कि जिन लोगों ने अभी नहीं किया है। करने से क्या नहीं होता दोस्तों, अगर इन्हीं इन्हीं को कर लिया और इन्हीं से आपके प्रश्न आ गए तो फिर क्या कहना, है ना। इसीलिए करते चलिए बस। किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया कैसी बनेगी? अनंत बनेगी। किसी वस्तु का अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया कैसी बनेगी? अनंत बनेगी। वह धातु जो अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है क्या कहलाती है? तो जिंक। वह धातु जो अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है क्या कहलाती है? जिंक। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ये वाले क्वेश्चन अपन पहले भी कर चुके हैं, लेमार्क और ट्रेवीरेनस ने। लेमार्क और ट्रेवीरेनस ने। कार्य का मात्रक क्या है? तो जूल है दोस्तों। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की। चलिए फिर से आ गया, एक बार और अच्छे से कर लीजिए। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है? तो दोस्तों तत्व कहलाता है। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ तत्व। दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ यौगिक। यानी कि तत्व क्या होगा? ये परमाणु है, ये भी लाल है, ये भी लाल है, ये भी लाल है, ये भी लाल है, तो बन गया तत्व। अब दो या दो से अधिक तत्व माने कि एक तत्व ऐसा हो गया जिसमें ऐसी ऐसी बिंदियां हैं,
और एक तत्व ऐसा हो गया जिसमें प्लस प्लस ऐसे इस तरीके से लिखा हुआ है। अब दो तत्वों के एक निश्चित अनुपात में, यानी कि मान लीजिए ये 3 हो गया तो ये 2 हो गया। अब ये कंडीशन ज़्यादा जाएगी नहीं, तो ये क्या हो गए, ये हो गए यौगिक। अब बात आती है दोस्तों मिश्रण की। तो मिश्रण क्या होगा कि एक यहाँ पे 3 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 4 होगा, यहाँ पे 100 हो गए और होते चले गए। इस प्रकार से जो बना पदार्थ होगा वह क्या हो जाता है, वह हो जाता है मिश्रण। ठीक है, क्लियर। तत्व यौगिक मिश्रण अपन ने क्लियर कर लिए। तत्व हो गया ये, मिश्रण हो गया ये, और सॉरी यौगिक हो गया ये और मिश्रण हो गया ये। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या बोलते हैं, डापलर प्रभाव। ये डापलर प्रभाव आप लोग दोहराइएगा। किसी पहाड़ी पर चले जाएं या खाली जंगल में चले जाएं, जब आप बहुत तेज चिल्लाते हैं तो आप क्या देखते हैं कि जो ध्वनि है वह बार बार गूंज कर आ रही है। होता है ना ऐसा, वो डापलर प्रभाव की वजह से होता है। वही होती है ध्वनि में उतार चढ़ाव। कोई कण 1 सेकंड में जितने कंपन करता है उस संख्या को क्या कहते हैं, आवृत्ति। 1 सेकंड में, समझिएगा, 1 सेकंड में कंपन, इस तरीके से जो कंपन कर रहा है वही आवृत्ति है। और याद रखिएगा, अपने स्थान से लौटना और फिर उसी स्थान पर आ जाना आवर्तकाल कहलाता है। आवर्तकाल यानी कि सुनिएगा, आवृत्ति क्या हो गई, वह कितनी बार, ये संख्याएं कितनी बार। आवर्तकाल क्या हो गया, यहां से लेकर यहां जाना और फिर आना, इतने में कितना समय लगा है, वह क्या कहलाता है, आवर्तकाल। तो अब यहां से आप आवृत्ति और आवर्तकाल को भी समझ गए। चलिए आगे चलें। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकेंड है। यदि दाब बढ़ाकर 2 गुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी, कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी कि ध्वनि की चाल में ताप का तो प्रभाव पड़ता है पर दाब का दोस्तों कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब आप कहेंगे सर ताप का प्रभाव पड़ेगा। आप देखिए, जो लाइन की पटरियां होती हैं उन लाइन की पटरियों में यदि गर्मियों के समय में आप कान लगाएंगे तो बहुत दूर की गाड़ी की आवाज़ सुनाई दे जाएगी। लेकिन यदि आप उसी में, अगर उसी पटरियों में ठंडी के समय पर कान लगाएंगे तो नहीं सुनाई देगा। यानी कि ठंडी का यानी ताप का प्रभाव पड़ता है पर दाब का प्रभाव नहीं पड़ता। क्लियर, 332 मीटर पर सेकेंड ही होगी। आर्द्रता का प्रभाव भी पड़ता है दोस्तों। यहां से आप तीनों चीजों को समझें कि देखिए, ताप का प्रभाव पड़ेगा, आर्द्रता का प्रभाव पड़ेगा, किसका प्रभाव नहीं पड़ता, दाब का प्रभाव नहीं पड़ता। दाब का प्रभाव नहीं पड़ता। प्रकाश में याद रखिए, यदि प्रकाश की बात चलती है तो ताप का प्रभाव पड़ता है, सॉरी, प्रकाश में ना ताप का प्रभाव पड़ता है, ना दाब का प्रभाव पड़ता है, ना ही आर्द्रता का प्रभाव पड़ता है। बस इतना याद रखिएगा। निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है तो प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष वैसे भी दोस्तों समय का मात्रक नहीं है, ये किसका मात्रक है, दूरी का, अपन ने देखा। पारसेक किसकी इकाई है, तो ये दूरी की, ये दरअसल प्रकाश वर्ष से भी बड़ी होती है। निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है, सीसा। सीसा याद रखिएगा दोस्तों, धातु है लेकिन विद्युत का क्या हो जाता है, कुचालक। मैं कांच की बात नहीं कर रहा, याद रखिए, कांच अलग होता है, कांच एक मिश्रण होता है। हम दरअसल कांच को ही एक तरीके से सीसा समझ लेते हैं। सीसा होता है दोस्तों लेड। क्या होता है, लेड। लेड को ही सीसा कहा जाता है। जो आप पेंसिल में लिखते हैं ना, पेंसिल जो लिखते हैं वही होता है सीसा, पहली बात। बंदूक की गोली जो होती है उसके जो ऊपर का जो होता है वो भी होता है क्या, एक तरीके से सीसा ही। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है, ग्रेफाइट और आयोडीन। ये दो ऐसे हैं कि जिनमें चमक पाई जाती है। इसके अलावा दोस्तों देखा जाए तो मैग्नीशियम में भी चमक पाई जाती है। मैग्नीशियम सेम टू सेम दोस्तों एक तरीके से चांदी के समान दिखाई देता है। अगर आप, मैं अभी बोल रहा हूँ, आप हमारे जो शॉर्ट्स हैं उन शॉर्ट्सों को देख लेंगे तो शॉर्ट्सों में आपको मैग्नीशियम, हाइड्रोजन, हीलियम, इन सब के बारे में एक एक मिनट में बहुत अच्छे से बताया गया है। देख लेंगे तो बहुत सारे प्रश्न निकल आएंगे। एक प्रश्न और दोस्तों आएगा, मैं आपको बता दूं कि इनके जो एक तरीके से परमाणु क्रमांक होते हैं, जो तत्व हैं हमारे, उन तत्वों में से जो परमाणु क्रमांक है कि किस नंबर का, ये जैसे मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना है, परमाणु द्रव्यमान कितना है, इनको भी आप लोग याद कर लें। इसकी अभी हालांकि एक वीडियो आने वाली है, उसमें आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन फिर भी आप लोग इनको याद कर लें क्योंकि इनसे संबंधित एक प्रश्न बिल्कुल ही आएगा, समझ लीजिए। एक गुब्बारे में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन गैस के बराबर बराबर अणु हैं। यदि गुब्बारे में एक छेद कर दिया जाए तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस तेजी से निकलेगी। बिल्कुल, हाइड्रोजन गैस हल्की होती है और हमेशा बाहर निकलने की यानी ऊपर जाने की प्रयास करती है, तो हाइड्रोजन गैस क्या निकलेगी, तेजी से निकलेगी। यानी कि दो गुब्बारे हैं भाई साहब, एक ये है एक ये है, इसमें हाइड्रोजन भरी हुई है और इसमें भरी हुई है ऑक्सीजन, और दोनों बराबर मात्रा में, हाइड्रोजन जितनी है उतनी ही ऑक्सीजन भी है।
अब किया क्या भैया कि हमने दोनों में छेद कर दिए, तो जो हाइड्रोजन है वह मतलब ज़्यादा जल्दी तेज़ी से निकलेगी। ये इसका अपने आप में गुण होता है हाइड्रोजन का कि यह जल्दी से जल्दी निकलने की कोशिश करती है। आपने एक और देखा होगा कि यह एक तरीके से देखा जाए तो हाइड्रोजन जिनमें भरी होती है जिन गुब्बारों में, वो गुब्बारे उड़ते भी हैं। वो इसीलिए उड़ते हैं कि वो वायु है वो ऊपर जाने का प्रयास कर रही है, इसीलिए वो उड़ जाते हैं, ऑक्सीजन वाले नहीं उड़ते। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं। क्यों नाचते हैं? पृष्ठ तनाव के कारण। कपूर के छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं वह जल में पृष्ठ तनाव के कारण ही नाचते हैं। ऐसा सोडियम के साथ भी होता है। सोडियम को भी डाल देंगे आप तो वह भी उसकी सतह पर नाचता है और थोड़ी देर के बाद वह जल जाता है। हालांकि सोडियम की अपनी प्रवृत्ति होती है, वह जल के साथ में अभिक्रिया कर लेता है। ठीक, पानी का घनत्व अधिकतम होता है, पर वो तैरता दोस्तों पृष्ठ तनाव के कारण ही है, याद रखिएगा। पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। याद रखिएगा, पानी का घनत्व सर्वाधिक किस पर होगा? 4 डिग्री सेल्सियस पर। यदि दो उपग्रह, आता है ये प्रश्न दोस्तों, याद रखिए, यदि दो उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो क्या होगा? वेग समान होंगे। यानी कि मान लीजिए ये है सूर्य और इसके जो दो ग्रह हैं वह एक ही वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं, तो उनके क्या होंगे? जो वेग होंगे, वेग मतलब वो जो चल रहे हैं जिस गति से, वो गतियां समान ही होंगी। निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? तो दरअसल अमोनिया एक यौगिक है ना? क्या है? अमोनिया। अमोनिया का सूत्र क्या होता है? NH3। यंग प्रत्यस्तता गुणांक का SI मात्रक क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये क्या है दोस्तों? ये दरअसल दो ऊपर है, मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक। कैंडेला का मात्रक क्या है? ज्योति की तीव्रता या ज्योति तीव्रता, कैंडेला का मात्रक। जल एक यौगिक है क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो भिन्न भिन्न तत्व होते हैं। बिल्कुल, जल एक यौगिक है। कौन कौन से होते हैं? H2O, हाइड्रोजन भी होती है और साथ में ऑक्सीजन भी होती है। ठीक है। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है क्या कहलाएगा? जीव विज्ञान, जूलॉजी भी कह देते हैं, बायोलॉजी भी कह देते हैं। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पिछली क्लास में अपन ने अच्छे से देख लिया था, शैवाल। शैवालों के बारे में और अपन ने क्या जानकारी देखी थी कि शैवाल दरअसल जलीय पौधे हैं, जलीय पौधे हैं। अब आप लोग याद रखिएगा, शैवाल कौन से वाले जलीय पौधे हैं? जो आप लोगों ने अपने घर पर देखा होगा, जो कई टाइप की लग जाती है ना, कई, उन्हीं को शैवाल भी कहा जाता है। ठीक। जूल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो जूल दरअसल किसकी इकाई है? ऊर्जा की। मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब चालू हुई? 1971। इस प्रकार का प्रश्न भी दोस्तों एक आएगा। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट हैं और इनसे रिलेटेड आएंगे, जैसे कि मात्रक की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई, इसको आप लोग याद कर लें। या ये मात्रक कब आए, प्लूटो को ग्रह से कब निकाल दिया गया, कब उसको भौना ग्रह का दर्जा दिया गया। माने एक सन से जुड़ा हुआ सामान्य विज्ञान में प्रश्न आने वाला है। एक संस्थान मैंने बता दिया और एक ये है, तो दो प्रश्न जो हैं वो आएंगे ही। अब आप देखते चलिएगा कि और किन किन से प्रश्न ऐसे हैं जो आने ही आने हैं, समझ लीजिए। और हर परीक्षा में, यानी पटवारी की जितनी चलेंगी उन सब में ये प्रश्न आएंगे। चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि चमगादड़ पराश्रव्य तरंगें उत्पन्न करते हैं। अब आप समझिए ये होता क्या है। चमगादड़ जो है वो रात में अच्छे से देख पाते हैं क्या? जबकि रात में तो अंधेरा होता है। कारण क्या होता है? मान लीजिए ये चमगादड़ है, अब ये क्या करेगा? ये तो आदमी बना दिया मैंने, माफ करिएगा। मान लीजिए ये अपन ने बना दिया यहाँ पर एक चमगादड़। अब चमगादड़ के संग होता क्या है समझ लीजिए, भूलेंगे नहीं कभी, है ना, इसीलिए मैं बता देता हूँ। इस प्रकार से ये चमगादड़ है, ये चमगादड़ है, ये पाँव है। ठीक है। ये अपने यहाँ से पराश्रव्य तरंगें उत्पन्न करेगा और वो सामने देख लेगा, देखेगा नहीं, समझ लेगा। यहाँ से तरंगे लौट कर इसके पास आ जाएंगी और इसके मस्तिष्क को एक मैसेज दे देंगी कि भाई आगे सामान है, यहाँ पे नहीं मुड़ना, इस तरफ जाना है। फिर यहाँ से टकराएंगी, यहाँ आ जाएगा तो वो समझ जाएगा कि भाई यहाँ पर भी कुछ है, अब यहाँ पर जाना है। इस प्रकार से वह अंधेरे में उड़ता है, यानी कि पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न करेगा, वो तरंगे टकराएंगी, टकराने के बाद तुरंत उसको मैसेज देंगी उसके दिमाग को। अब आप सोचिए कि उसका दिमाग कितने अच्छे से इन गतियों को पहचानता होगा, क्योंकि अपन ने भी चमगादड़ों को उड़ते देखा है। वो कितनी जल्दी एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, है ना, चाहे कितनी बड़ी बिल्डिंगें हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन वो टकराते नहीं हैं, अपने आप यहाँ से वहाँ चले जाते हैं। वो सब पराश्रव्य तरंगों के ही कारण होता है। क्लियर। बर्फ में स्केटिंग करना, देखिए दोस्तों हमारी जो प्रकृति है वो बहुत आश्चर्यों से भरी हुई है। उनको अगर आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि यार ऐसा भी होता है, यही सब तो ज्ञान है। ज्ञान नहीं है दोस्तों, इनको हम जानकारी कहते हैं ना, हालांकि हमको तो जानकारी भी नहीं है पता। चलिए,
बर्फ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होगा, घट जाता है। ये याद रखिएगा दोस्तों, इससे प्रश्न बहुत आते हैं। बिल्कुल सरल सा प्रश्न है, पर ये घट जाता है, बढ़ जाता है, दोनों हो जाते हैं या इनमें से कोई नहीं, तुरंत गलती कराएंगे, इसीलिए घट जाता है। ठीक। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, जबकि वायु क्या है, वायु दरअसल एक मिश्रण है। वायु क्या है दोस्तों, मिश्रण है। वायु क्या है, मिश्रण है। पर्यावरण, क्योंकि देखिए वायु में अगर देखा जाए तो O2 भी शामिल है, हाइड्रोजन भी शामिल है, एक तरीके से देखा जाए थोड़ा और ऊपर पहुंच जाओ तो O3 भी है, नाइट्रोजन तो है ही। तो वायु को हम मिश्रण की श्रेणी में रखते हैं। ठीक। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो पारिस्थितिकी के अंतर्गत पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहा जाता है, तो फूलों के संवर्धन के विज्ञान को फ्लोरीकल्चर कहा जाता है। किसी असंतुलित बल के द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण क्या है, तो बल के अनुक्रमानुपाती होता है। याद रखिए, किसी असंतुलित बल के द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण बल के अनुक्रमानुपाती होगा। बल के यानी फोर्स के एक तरीके से अनुक्रमानुपाती होगा। ठीक है। चलिए, निम्नलिखित, मान लीजिए ये त्वरण है तो ये किसके बराबर, फोर्स के अनुक्रमानुपाती होगा। ठीक। निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है, तो न्यूट्रॉन जो होता है वह अस्थायी कण होता है। परमाणु के नाभिक में कौन कौन से अवयव होते हैं, तो प्रोटॉन होंगे और न्यूट्रॉन होंगे। इलेक्ट्रॉन हम जानते हैं कि वह कक्षा में चक्कर लगाता रहता है माइनस चार्ज लिए हुए, प्रोटॉन प्लस चार्ज लिए रहता है, न्यूट्रॉन उदासीन होता है। सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन क्या है, अर्बोरिकल्चर। इसको भी पिछली क्लास में अपन ने देखा था। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है, तो अवतल। अवतल निकट दृष्टि दोष कैसे याद रखेंगे, ये बना लिया हमने अवतल लेंस, ये बना लिया अवतल लेंस। ठीक है, बन गया अवतल लेंस, इसी तरीके का होता है ना, और उत्तल इस तरीके से होता है, उत्तल इस तरीके से होता है। लेंस की बात चल रही है, अब समझिएगा आप। तो कह रहा है निकट दृष्टि दोष, तो ये देख रहे हैं ये निकट की बात है, एकदम अंदर नीचे की ओर चले गए, ऐसे याद रखिएगा, ये नीचे की ओर जा रहे हैं, ये अगर नीचे की ओर जा रहे हैं तो निकटता की बात चल रही है, और निकटता की बात किस में हो रही है, ये जा रहे हैं नीचे, अब तो नहीं भूलेंगे नीचे, तो ये कौन सा है, अवतल। देख के अवतल उत्तल तो समझ ही जाएंगे, और बाकी जितनी विपरीत चीजें होंगी वो उत्तल में हो जाएंगी। एक चीज और दोस्तों, इसको समझ लीजिए, जब भी आप किसी की विपरीत चीजों को करेंगे, जैसे कि आप लोगों ने विज्ञान में देखा, उत्तल अवतल हमेशा कंफ्यूज होंगे, निकट दृष्टि दोष और देखा जाए दूरदृष्टि दोष हमेशा कंफ्यूज होंगे। महासागरीय जलधाराएं भूगोल में एक टॉपिक आता है, वहां पर हम हमेशा कंफ्यूजन में जाएंगे। इसके अलावा चक्रवात और प्रतिचक्रवात है ना, चक्रवात और प्रतिचक्रवात, यहां पर भी हम हमेशा कंफ्यूजन में जाते हैं। तो इसमें करना क्या है, इसमें सिर्फ एक चीज करना है, एक को समझना है। एक और आपने सुना होगा दक्षिणाव्रत और वामाव्रत, यानी कि घड़ियां एंटी क्लॉक घूमती हैं कि क्लॉक वाइज घूमती हैं, इसमें भी आप लोगों ने देखा होगा। या एक चीज और देखी होगी, सूर्य और पृथ्वी का चंद्र ग्रहण, ऐसे टॉपिक जो है इनमें हम हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं। तो इसमें आपको एक चीज याद रखनी है, दूसरी अपने आप याद होगी। कारण क्या करते हैं बच्चे लोग, जिन लोगों ने तैयारी कर रखी है अच्छे से, या जो लोग इसमें अनुभव वाले हैं, तो वो तो समझते हैं कि हमको कैसे करना है, लेकिन जो नए हैं वो क्या करेंगे, दोनों चीज़ों को रटेंगे। यानी कि उत्तल और अवतल के दोनों की अलग अलग हैं। एक तरीके से देखा जाए तो उत्तल किसके लिए जा रहा है, हम देखते हैं उत्तल दूरदृष्टि दोष, अवतल किसके लिए जा रहा है, निकट दृष्टि दोष। तो आप सिर्फ अवतल को याद रखें कि अवतल किस लिए है, निकट दृष्टि दोष, अवतल लेंस किस तरीके का, ये। अब आपको उत्तल को याद नहीं करना, अवतल का ही विपरीत कर देना है, अवतल का ही विपरीत कर देना है। यानी कि मान लीजिए दो चीजें हैं, ये एक दूसरे की विपरीत है, ये एक सिक्के का हेड है और ये टेल है। तो अगर आपको मालूम है कि हेड यहाँ पर है, तो आपको अपने आप ही मालूम है कि टेल उस तरफ होगा, तो आप टेल को बार बार याद क्यों कर रहे हो। अगर टेल को भी याद करोगे तो हेड भी हाथ से जाएगा, टेल भी हाथ से जाएगा। इसीलिए अवतल को अच्छे से याद कर लो, चक्रवात को अच्छे से याद कर लो, महासागरीय जलधाराओं में एक जलधाराएं जो हैं उनको अच्छे से याद कर लो, तो अपने आप दूसरी वाली अपने आप अच्छे से याद हो जाएंगी। बस ये समझना बात को, बहुत सारे लोग दोनों चीजों को करते हैं। चलिए, दूर, अब जैसे मान लो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस है, अब मेरे को मालूम पड़ गया कि निकट नीचे वाला है, अवतल है, तो दूर दृष्टि दोष में उत्तल होगा। अब पढ़ते पड़े हैं दूर दृष्टि दोष उत्तल लेंस, दूर दृष्टि दोष उत्तल लेंस, क्यों कर रहे हो भाई। एक जब आपको अच्छे से आ गया तो फिर दूसरे की आवश्यकता ही नहीं है, वो तो अपने आप ही आ गया आपके दिमाग में। और यही रटने की वजह से वहां गलती कराएंगे, अरे यार आता था यार, उत्तल की जगह अवतल लगाया गया, एक नंबर। ऐसे ही एक एक नंबर करके 10 नंबर चले गए तो बाहर हो गए। इंतजार करो अगले साल का। चलिए, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह क्या है, तो न्यूटन की गति विषयक तृतीय नियम।
न्यूटन की गति विषयक क्या है? तृतीय नियम। प्रत्येक क्रिया के बराबर या विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। दूसरा नियम हमको क्या देता है? एक तरीके से बल की परिभाषा दे देता है ना। न्यूटन के 3 नियम थे। चलिए, माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो कवक का। कवक कैसे होते हैं? ऐसे होते हैं ना। माइक बना दिए, ये कवक में माइक बना दो आप। क्या करना है याद करने की जरूरत, बस इसका चित्र अपने दिमाग में छाप लो, माइकोलॉजी हो गया। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तृतीय नियम के कारण। याद रखिएगा, क्योंकि प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जब एक व्यक्ति किसी पानी में तैर रहा होता है तो ये उसकी टांग है और ये उसके हाथ हैं, तो एक हाथ यहाँ होता है, एक यहाँ होता है। तो जब भी वो एक हाथ आगे बढ़ाएगा तो यहाँ से फिर अपने एक पाँव को आगे बढ़ाएगा, फिर अपने इस हाथ को बढ़ाएगा तो इस पाँव को बढ़ाएगा। तो वो बढ़ता आगे बढ़ने के लिए है, लेकिन वो पीछे की तरफ अपना पूरा बल लगाता है। बल उसका पीछे की तरफ जाता है तो पीछे से फिर उसको एक और फोर्स मिलता है तो वो आगे की ओर निकल जाता है। तो जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के अनुसार है? तो तृतीय नियम के अनुसार। नॉर्मल जल में जो वस्तुएं तैरा करती हैं वो किस लिए होती हैं? बताइए दोस्तों। जो नॉर्मल वस्तु, उसका कमेंट में आप लोग बताइएगा कि अगर नॉर्मल कोई वस्तु तैर रही है तो वह किस नियम के आधार पर तैरती है? तैरने के भी एक नियम थे ना, बताइएगा। ठीक है, देखिए, कोई पिंड जब तक विराम अवस्था में ही बना रहेगा तब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं करता। यह कथन किसका है? तो यही न्यूटन का है। जड़त्व का नियम भी यही कहलाता है। मान लीजिए आप किसी बस में हैं, आप चुपचाप खड़े हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं, जैसे ही ब्रेक लगेंगे तो आप आगे की ओर चले जाएंगे और जैसे ही गाड़ी चलेगी तो आप पीछे की ओर हो जाएंगे। यही नियम जो है ऊपर लिखा हुआ है कि कोई भी पिंड विराम अवस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य कार्य नहीं करता। यानी कि आप चुपचाप खड़े थे, आप पर कोई बल नहीं लग रहा था, जैसे ही बस रुकी आप आगे की ओर हो गए, क्योंकि एक तरीके से बल लगा आप में, है ना। और जैसे ही वो चली फिर से एक बल लगा तो आप पीछे की ओर हो गए। न्यूक्लियॉन नाम सामान्यतः किसके लिए है? ये दरअसल हम बोलते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को, न्यूक्लियॉन। ठीक। पॉजिट्रॉन क्या है? तो एक धन आवेशित इलेक्ट्रॉन है। पॉजिट्रॉन को दरअसल इलेक्ट्रॉन का ही एक तरीके से एंटी माना जाता है, यानी कि उसी के जैसा ही, उसी की कॉपी टाइप होता है पॉजिट्रॉन, लेकिन इसमें प्लस चार्ज होता है दोस्तों एक तरीके से। और जितना आवेश उसका होता है उतना ही आवेश इसका होता है। एग्रो फॉरेस्ट्री क्या कहलाती है? कृषि के साथ साथ उस भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना, यही होता है एग्रो फॉरेस्ट्री। याद रखिएगा, इसको अच्छे से कर लीजिएगा, आता है ये वाला प्रश्न, एग्रो फॉरेस्ट्री। एक्स बायोलॉजी में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों? तो बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन का, यानी पृथ्वी में तो जीवन है ही, इसके बाहर निकल जाओ तो एक्स बायोलॉजी हो गया। एक्स शब्द आप लोग वैसे ही बहुत सुनते होंगे, खासतौर पर लड़का लड़कियां, एक्स था वो मेरा, ये वो, तो यहाँ इस वाले को समझ लो, उस वाले से कोई मतलब नहीं है। इस वाले को इसलिए समझ लो, वहां से उदाहरण लेके समझ लो, बोलती नहीं है वो मेरा एक्स था, तो यहाँ पर आ गया एक्स बायोलॉजी, यानी एक्स यानी दूसरी जगह की बात चल रही है। तो बाह्य ग्रह और अंतरिक्ष में जीवन, अब इसको याद करने की जरूरत नहीं है, याद हो गया। मोनोजाइट किसका अयस्क है? तो मोनोजाइट दरअसल थोरियम का अयस्क है। दोस्तों ये वाला प्रश्न भी काफी बार पूछा गया है, खास तौर पर आप लोगों ने देखा होगा ये जो अपने रेलवे के एग्जाम होते हैं उनमें ज्यादा प्रश्न आया हुआ है। ठीक। बॉक्साइट निम्नलिखित में से किसका प्रमुख अयस्क है? तो एल्यूमिनियम का। अयस्कों से संबंधित भी प्रश्न दोस्तों आते हैं, तो बिल्कुल मत छोड़िएगा, याद करके जाइएगा। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड है। यदि दाब बढ़ाकर 2 गुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी? 332। अभी अपन देख चुके हैं। निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है? प्रकाश वर्ष, इसको भी देख लिया। पारसेक किसकी इकाई है? तो दूरी की है दोस्तों, ये फिर से आ गया है, कोई दिक्कत नहीं। निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए विद्युत का कुचालक है? सीसा। निम्नलिखित में से किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? ग्रेफाइट और आयोडीन। एक और मैंने बताया था आप लोगों के लिए, मैग्नीशियम। ये भी अगर देखा जाए तो किसके जैसा होता है? चांदी के जैसा चमकीला होता है। एक गुब्बारे में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन, चलिए ये आ गए हैं, इसको अपन आगे करते हैं। ये यहाँ से, निम्न में से कौन सर्वाधिक स्थायी तत्व है? तो जो शीशा होता है वो अधिक सर्वाधिक स्थायी तत्व होता है। निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है? तो सोडियम। सोडियम दरअसल अगर देखा जाए तो जल से हल्का होता है। सोडियम जल से हल्का होता है। ठीक है, इसीलिए तो उसके ऊपर तैरता है भाई, और तैरने के बाद एक तरीके से देखा जाए तो उसमें कभी कभार आग भी लग जाती है। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? ऑर्गन के साथ मरकरी, ऑर्गन के साथ मरकरी वेपर। ठीक है, याद रखिए ऑर्गन और मरकरी दोनों ही होती हैं। वैज्ञानिक थे एडवर्ड जेनर, उनने किस रोग से संबंधित थे या किस रोग का उन्होंने टीका वगैरह बनाया? तो चेचक का, याद रखिएगा, चेचक का। और चेचक किससे होते हैं दोस्तों? वायरस से होते हैं, है ना। किसका टीका बनाया था? चेचक का। चेचक किससे होते हैं? वायरस से होते हैं। मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है? तो कैडमियम के प्रदूषण से।
मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है? गुर्दा यानी जानते हैं कि नहीं? किडनी, भाई किडनी को ही गुर्दा कहा जाता है ना। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे लोग लड़ाई वड़ाई करते वक्त ये गुर्दे का प्रयोग करते हैं कि अरे उसमें तो गुर्दा ही नहीं है। अरे गुर्दे का मतलब जिगर से थोड़ी ना होता है। जिगर एक अलग चीज़ है, वो मन की स्थिति होती है। और ये है क्या, ये गुर्दे का मतलब किडनी होता है। फिर भी जो प्रयोग में चलते हुए वाक्य हैं वो वही चलते जाते हैं। चलिए, बीसीजी का टीका निम्न में से किस बीमारी से बचाव के लिए लगाया जाता है? तो क्षय रोग से बचाव के लिए बीसीजी का। अब आप कहेंगे क्षय रोग क्या है? दोस्तों टीबी को ही क्षय रोग कहा जाता है। आप लोगों ने देखा होगा ना, खांसते फिरते हैं बहुत सारे लोग, टीबी हो गई है, शरीर एकदम बिल्कुल पतला सा हो गया है, वही होता है क्षय रोग। और बीसीजी का टीका इसलिए लगाया जाता है। अब आज के समय में टीबी के जो बीमार आदमी वे हैं बहुत कम, एक आध दो में देखने को मिलते हैं, अब नहीं मिलते है ना। प्रकाश संश्लेषण, क्योंकि बचपन से ही उनके लिए टीका लग जाता है, और जो पुराने हैं वही मिलते हैं टीबी के मरीज। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या होता है? तो जल। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पैदा होने वाली ऑक्सीजन का जो स्रोत होता है वो जल होता है। क्यों? क्योंकि जल के माध्यम से घुल के ही ऑक्सीजन एक तरीके से पेड़ों में जाती है। पौधों का कौन सा भाग श्वसन क्रिया करता है? तो पत्ती। पत्तियों में, जो तो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, पत्ती जो होती हैं वही श्वसन क्रिया करती हैं। जाइलम और फ्लोएम क्या करते हैं? संवहनी ऊतक हैं, खाने को यहाँ से वहाँ पहुँचाया करते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो जाइलम फ्लोएम पौधे की उम्र का भी एक तरीके से वो करते हैं, निर्धारण करते हैं। फ्लोएम के वलयों को देख के समझ लिया जाता है कि हाँ भैया ये पेड़ कितना पुराना है। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो एसिटिलीन। किसका? एसिटिलीन। अब आप देखिएगा, जो केले होते हैं वो हमेशा कच्चे आते हैं, और एक रात में उनको एक पानी में भिगा के रख दिया जाता है। जब पानी भिगा के रख देते हैं तो सुबह तक देखते हैं तो पीले पड़ जाते हैं। वो सब उसी जगह पर एसिटिलीन गैस का ही प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार अधिकतम फलों को पकाया जाता है। नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो रेटिना। याद रखिएगा, उपयोग में लाया जाता है रेटिना, दान में दिया जाता है तो कॉर्निया। ठीक, रेटिना उपयोग में लाया जाएगा और कॉर्निया दान में देना, मतलब एक दूसरे से बदल लेना, वो कॉर्निया होता है। तो दोनों प्रश्न अलग अलग हैं। साधारण मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। अब आप लोगों ने देखा होगा कि एक के पास 45 और एक के पास 47 भी होती है। तो 45 दिन में होती है उनमें एक सिंड्रोम आ जाता है, 47 दिन में होती है उनमें एक सिंड्रोम आ जाता है ना। तो उनको, जो वो सिंड्रोम आ जाते हैं उनके बारे में आप लोग बताइएगा, उनको क्या बोलते हैं, है ना। उनका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है एकदम से। एक तो टर्नल सिंड्रोम होता है, और एक और सिंड्रोम होता है, एक कम सा महिलाओं में, पुरुषों में ये एक तरीके से देखा जाए तो कमी हो जाती है गुणसूत्रों की। नॉर्मल देखा जाए तो 46 गुणसूत्र होते हैं। ठीक। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो उरु यानी जांग की, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? फीमर। फीमर, ये सबसे लंबी हड्डी होती है। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन। इन सुइयों का प्रयोग किया जाता है जिससे उनके जो दूध है वह उतरने लगता है। हालांकि ये जो इंजेक्शन होते हैं इसी को अपन लोग बोलते हैं इंजेक्शन वाला दूध, है ना। तो ये उतना फायदेमंद नहीं होता जितना प्राकृतिक दूध फायदेमंद होता है। परखनली शिशु के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो शिशु का परिवर्धन परखनली के अंदर ही होता है। शिशु का परिवर्धन परखनली के अंदर ही होता है। चलिए, मानव शरीर में पसलियों पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो 12। कितने होते हैं? 12। किस द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती हैं? लैक्टिक एसिड। अभी अपन ने देखा था लैक्टिक अम्ल भी लिखा था, एसिड को अम्ल भी बोलते हैं दोस्तों, है ना। स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में। कहाँ होता है? स्तनधारियों में। यानी इनमें मनुष्य भी आ जाएंगे, इनमें वो व्यक्ति आएंगे जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। तो उनमें जो लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं, रेड ब्लड कपल्स, उनका निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा कहाँ होता है? हड्डियां देखी है ना आपने, हड्डियां, उन हड्डियों के बीच में जो भाग होता है वही अस्थि मज्जा कहलाता है। क्या कहलाता है? अस्थि मज्जा। आप लोगों में से बहुत सारे व्यक्ति होंगे यदि उन्होंने जंग मूवी देखी होगी। जंग, एक संजय दत्त की मूवी है जंग। उसमें जो एक तरीके से संजय दत्त का एंटी कौन होता है? जैकी श्रॉफ। जैकी श्रॉफ के जो बच्चा होता है उसको ब्लड कैंसर होता है। क्या होता है? ब्लड कैंसर। तो उसी बच्चे को जो ब्लड कैंसर होता है उसको अस्थि मज्जे की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उसका जो अस्थि मज्जा है उसको बोलते हैं बोन मैरो। बोन मैरो, उसका जो अस्थि मज्जा है उसी में कैंसर होता है, और जो एक तरीके से लाल रुधिर कणिकाएं वो बन नहीं पाती हैं, और वो मैच किससे कर जाती हैं? बल्ली भाई से। बल्ली भाई कौन है? संजय दत्त हैं।
तो वो उनसे वो बोलता है, जो जैकी श्रॉफ है वो बोलता है कि मेरे बच्चे की जान बचा लो, और वो देता नहीं है। हालांकि लास्ट में फिर वो दे देता है, हालांकि अपना अस्थि मज्जा, क्योंकि उसके पास तो अस्थि मज्जा जो है वो तो पर्याप्त है, वो दे देगा, लेकिन बच्चे को तो चाहिए ना, इसीलिए मैच होने पर। तो अब आप लोग भूलेंगे नहीं कि अस्थि मज्जा में ही लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण होता है। ठीक। वॉशिंग मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है? अपकेंद्रण पर। किस पर है? अपकेंद्रण पर। न्यून तापमानों यानी क्रायोजेनिक्स का अनुप्रयोग होता है अंतरिक्ष यात्रा में, चुंबकीय प्रतोस्थापन में और दूर मिति में। ठीक है, इस जगह पर जो क्रायोजेनिक्स है उसका प्रयोग होता है। क्रायोजेनिक्स को एक तरीके से देखा जाए, चाहे भारत सरकार हो चाहे विदेशों की भी सरकार है, इसको काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से प्रोत्साहन दिया जा रहा है क्रायोजेनिक के लिए, क्योंकि क्रायोजेनिक अभी तक जो हमारे पास में ज्ञात ऊर्जा के स्रोत हैं उनसे डबल ऊर्जा देता है। ठीक है, क्रायोजेनिक, क्रायोजेनिक का मतलब है निम्न तापकीय, निम्न तापकीय। ठीक है, कभी इस पर पूरी एक क्लास करेंगे अपन, निम्न तापकीय। बाकी अभी आप इतना समझ लीजिए। मैं किसी एक टॉपिक पे इसलिए ज़्यादा नहीं बोलता दोस्तों, यदि बोलने लगा तो उसमें पूरा समय निकल जाएगा, और अभी क्या है कि रिवीजन का समय चल रहा है, इसीलिए टॉपिक पर जो विशेष विशेष है वो बोल के आगे बढ़ता जाता हूँ। द्रव बूंद को संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति ही क्या है? पृष्ठ तनाव। क्या है? पृष्ठ तनाव। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? तो संवेग है दोस्तों। ये सदिश राशि और अदिश राशि, इनसे संबंधित भी प्रश्न आने की संभावना है, 80% तो आने की संभावना है कि कौन सी सदिश है और कौन सी अदिश है। ठीक है, चलिए। जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार क्या होगा? बढ़ जाएगा। झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह पर आएगा तो आकार बढ़ जाएगा। अल्फा कण के दो धन आवेश होते हैं जिसका द्रव्यमान लगभग कितने के बराबर होता है? तो -310 के बराबर। ठीक है। केल्विन मात्रक में मानव शरीर का सामान्य तापमान है हीलियम के एक परमाणु के, है ना। चलिए, ये दोस्तों देखिए यहीं तो गड़बड़ हो गया, ये जो है 310, ये दरअसल इसका आंसर है। ठीक है, याद रखिएगा 310 -310 केल्विन। ठीक है, वही मैं कहूँ, और हीलियम के एक परमाणु का, तो ये जो इसका आंसर है ये वाला, ये इसका है, तो आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, ये इसका है। मैंने आप लोगों को बता दिया कि अल्फा कण के दो धनावेश होते हैं जिसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है, तो हीलियम के एक परमाणु के, और केल्विन मात्रक में मानव शरीर का जो सामान्य तापमान है वह -310 केल्विन होता है। ठीक, चलिए। निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग किसमें होता है? रॉकेट प्रौद्योगिकी में। वही क्रायोजेनिक्स जिसकी अभी अपन चर्चा कर रहे थे, रॉकेट प्रौद्योगिकी में, क्योंकि यह नॉर्मल से ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न करता है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर। ये जो 8 है ये ऊपर है 8, ठीक है, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आप सोचिए इतने मीटर पर सेकेंड है, यानी 1 सेकेंड में यह इतनी दूरी तय कर लेता है। और सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगभग 3.5 मिनट लगते हैं। लगते हैं ना 3.5 मिनट, तो 3.5 मिनट लगते हैं और 1 सेकेंड में यह इतना पहुंचता है, तो समझिए सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी ज़्यादा है। ठीक है। निम्न में से सदिश राशि कौन सी है? तो वेग, वेग जो है वह सदिश राशि है। एक परिशुद्ध घड़ी में 3 बजे का समय दर्शा रही है, घंटी की सुई को 135 डिग्री घूमने के बाद क्या समय होगा? एक परिशुद्ध घड़ी 3 बजे का समय दर्शा रही है। तीन कब बजता है दोस्तों एक तरीके से देखा जाए तो? मान लो एक कांटा यहाँ है और एक यहाँ है, ये है ना, ये इसको बड़ा कर देते हैं, तब ये 3 बजते हैं, और ये जो उसकी सुई है वो चलती ही जा रही है। अब कह रहा है घंटे की सुई को 135 डिग्री घुमा देंगे तो फिर क्या समय हो जाएगा? तो उसका आंसर क्या है? 7 बजकर 30 मिनट। इसका भी दोस्तों एक सूत्र है ना, अपन चर्चा करेंगे इसकी आगे। एक खगोलीय मात्रक की औसत दूरी क्या है? पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी। एक खगोलीय मात्रक की जो औसत दूरी है वह क्या होती है? पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी। निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित, गुरुत्वाकर्षित होती हैं? तो किसने बता दिया था दोस्तों? आर्यभट्ट ने। यहाँ पर कहीं कहीं जो ऑप्शन है वो ब्रह्मगुप्त भी आता है। देखिए, ब्रह्मगुप्त, ब्रह्मगुप्त, यदि ब्रह्मगुप्त और आर्यभट्ट दोनों हैं तो आप लोग ब्रह्मगुप्त पर लगाइएगा। अधिकतम जो आंसर है वह ब्रह्मगुप्त ही मानते हैं। अब मान लीजिए ब्रह्मगुप्त नहीं है, तब आप आर्यभट्ट को लगाना। ठीक है। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। साइकिल चालक को प्रारंभ में अधिक बल क्यों लगाना पड़ता है?
चालक जड़त्व पर विजय पाने के लिए अधिक बल लगाता है। याद रखिएगा, चालक जड़त्व पर विजय पाने के लिए अधिक बल लगाता है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम, ये फिर से आ गया, लेमार्क एवं ट्रेविरेनस ने किया। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस हैं। चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है? तो हिप्पोक्रेटस हैं। पुष्पों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एंथोलॉजी। पुष्पों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एंथोलॉजी। एंथोलॉजी। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है दोस्तों? देहरादून में। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देहरादून में। अभी एक और आया था, वो सन से संबंधित था, याद रखिए। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो कोलकाता में। निम्न में से किसे वार्गिकी का पितामह कहा जाता है? कार्ल वार्न लिनियस। खाली ये नाम भी आ जाता है लीनियस, है ना, जरूरी नहीं है पूरा नाम आए। लीनियस। ठीक। सिस्टम नेचर इनकी किताब थी, कौन सी थी? सिस्टम नेचर। सिस्टम नेचर ये किताब भी दोस्तों आ जाती है। ठीक। वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है? तो स्पीसीज, इसको हम जाति भी बोल देते हैं। स्पेसीज, इसको हम क्या बोल देते हैं? जाति भी बोल देते हैं। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो ल्यूवेन हॉक ने जीवाणु की खोज की। वास्तविक केंद्रक किसमें उपस्थित होता है? जीवाणुओं में। वास्तविक केंद्रक का मतलब है स्पष्ट केंद्रक किसमें होगा? तो जीवाणुओं में होता है। भोजन की विषाक्तता क्या उत्पन्न करती है या क्या करती है? तो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम के द्वारा। ठीक है, भोजन की विषाक्तता उत्पन्न करती है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम के द्वारा। नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में निम्न में से कौन सी फसल सहायक है? फली या बीन्स वाली? ऐसा नहीं है कि मटर के पौधों में ही नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होगा, जो भी फली वाली होंगी, बीन्स वाली होंगी, उन सभी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होगा। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणुओं के द्वारा होती है? तो जीवाणुओं के द्वारा देखा जाए तो कुष्ठ रोग जो है वह जीवाणुओं के द्वारा होता है। सूक्ष्म जीवाणु युक्त पदार्थ का शीतीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य क्या है? जीवाणुओं को निष्क्रिय करना। अब समझिए इस चीज को। देखिए दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा ये जो भाषा है, ये भाषा थोड़ी हिंदी वाली है तो शायद समझ में नहीं आया हो। अब समझिए होता क्या है कि हमने देखा है कि दूध जैसे ही आएगा तो दूध को या तो फ्रिज में रख दो तो वह खराब नहीं होता, या उसको ज़्यादा गर्म कर दो तो वह खराब नहीं होता। जीवाणु दरअसल दूध के खराब होने की या खाने को खराब होने की जो उनकी स्थिति होती है, वो स्थिति क्यों होती है? दरअसल उसमें जीवाणु जो होते हैं वह पनपने लगते हैं, यानी कि बनने लगते हैं। जीवाणु होते तो हैं, वह धीरे धीरे बनने लगते हैं, उनकी संख्याएं ज़्यादा होने लगती हैं। तो हम उसको बोल देते हैं कि दूध एक तरीके से खराब हो गया, या हम बोल देते हैं खाना हमारा जो है सड़ गया, या अचार जो है वह सड़ गया। होता क्या है दरअसल, जो जीवाणु है ना, उनके लिए अनुकूल स्थितियां यदि मिली, अनुकूल स्थिति का मतलब है कि जिस स्थिति में आप हैं वह स्थिति यदि उनके लिए मिल गई तो खाना बेकार हो जाएगा। लेकिन वह स्थिति यदि नहीं मिली तो खाना बेकार नहीं होगा, क्योंकि जीवाणु पनप नहीं पाएंगे। अब वह कैसे जाएगी? तो दूध है, जैसे मान लीजिए दूध को हमने कर दिया अच्छा गर्म, तो जब हम गर्म कर देते हैं तो जीवाणु नहीं पनप पाएगा, या फिर हम उसको डायरेक्ट फ्रिज में रख देंगे तो वह एकदम ठंडा रहेगा तो भी जीवाणु नहीं पनप पाएंगे। इसी प्रकार जो अचार होता है, अब आप कहेंगे सर अचार तो बाहर रहता है, इसमें क्या कंडीशन होती है? तो दोस्तों अचार में ये कंडीशन होती है कि अचार में नमक ज़्यादा मिला दिया जाता है। तो नमक क्या करता है? जो जीवाणुओं का लार्वा होता है उसको ख़त्म कर देता है वो। इस चक्कर में जो अचार होता है उसमें भी कीड़े मतलब एक तरीके से जो फफूंद वगैरह होती है वह उसमें नहीं लग पाती, यानी कि वह बेकार नहीं होता। तो कुल मिला के पूरी जो मैंने अभी कहानी सुनाई वो इन्हीं दो लाइनों के लिए थी कि प्रश्न ये था, सूक्ष्म जीवाणुओं युक्त पदार्थ का शीतीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य क्या है? जीवाणुओं को निष्क्रिय करना। चाहे शीतीकरण की बात कर लें, चाहे उसको हमको अधिक गर्म करना है वो कर लें, तो वो हम करते ही इसीलिए जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए। समझ गए दोस्तों? चलिए, दूध के दही के रूप में जमने का कारण है वह है लैक्टोबैसिलस। ये भी जीवाणुओं के कारण ही होता है। अगर आप लोग सूक्ष्मदर्शी से कभी दही को देख लेंगे तो जीवन में दही नहीं खाएंगे, इसलिए कभी मत देखना, उसमें इतने बड़े बड़े बैक्टीरिया होते हैं, आप सोचेंगे यार मैं इनको खा रहा हूँ। वृक्षों की छाल पर उगने वाले कवकों को क्या कहते हैं? कार्टिकोल्स। कॉर्टिकोल्स क्या बोलते हैं? कॉर्टिकोल्स या कार्टिकोल्स। निम्नलिखित में से कौन खुजली के रोग इसके बीज का कारण है? तो कवक के द्वारा होता है, या फंग 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 वो बोलते हैं ना, कवक को फंगी भी बोलते हैं, उन्हीं के कारण इसके बीज होता है। लाइकेन किन दो वर्ग के पौधों से मिलकर बने होते हैं? तो कवक और शैवाल से ये लाइकेन बने होते हैं। किन किन से? कवक और शैवाल से। लाइकेन किसके सूचक होते हैं? वायु प्रदूषण के, याद रखिएगा।
हैं। जड़ के स्थान पर मूलाभास किसमें पाया जाता है? ब्रायोफाइटा में। जल के स्थान पर मूलाभास किसमें पाया जाता है? ब्रायोफाइटा में। सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं? टेरिडोफाइटा में। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आता है। सबसे ज्यादा क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र किसमें पाए जाते हैं? टेरिडोफाइटा में। ठीक। श्वसन मूल किस पौधे में पाई जाती है? जूसिया में। श्वसन मूल किसमें पाई जाती है? जूसिया में। साबूदाना किससे प्राप्त किया जाता है? साइकस से। किससे प्राप्त किया जाता है? साइकस से, है ना। और ये मंड से भी प्राप्त किया जाता है, यानी मंड, मंड क्या होता है? एक तरीके से तना होता है। ये इस प्रकार से पौधा है, तो इस प्रकार से ये तना, इसके बीच का जो भाग होता है वही होता है मंड। यहीं से साबूदाने को बनाया जाता है। साइकस उस पौधे का नाम है। निम्नलिखित में से कौन एक जड़ नहीं है? आलू जड़ नहीं होता, तना होता है। स्तंभ मूल होती हैं अपस्थानिक जड़ें। कौन? अपस्थानिक जड़ें, स्तंभ मूल। ठीक है। जड़ें किस भाग से विकसित होती हैं? मूलांकुर से। जड़ें किस भाग से विकसित होती हैं? मूलांकुर से। ये हो गया ऊपर वाला अंकुर, और ये जो नीचे वाला हो गया इसको बोल दिया मूलांकुर। समझ गए? तो जड़ यहीं से तो निकलती है पौधों की, और ये ऊपर एक तरीके से तना निकलेगा, तना के बाद सीधा पौधा बन जाएगा। चलिए, छोटे छोटे प्रश्न है दोस्तों, आते हैं, गलत कराएंगे आप अगर ध्यान नहीं देंगे तो। गाजर एक प्रकार से क्या है? गाजर क्या है दोस्तों? तो जड़ है। हल्दी के पौधे का खाने योग्य कौन सा भाग होता है? तो प्रकंद, ये याद रखिएगा, प्रकंद। प्याज किसका परिवर्तित रूप है? तने का। ठीक। घरों में विद्युत की पूर्ति 220 वोल्ट पर की जाती है। 220 वोल्ट प्रदर्शित करता है एक तरीके से औसत वोल्टेज को। किसको करता है? औसत वोल्टेज को। परमाणु के नाभिक में होते हैं तो प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। क्या होते हैं? प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। एम्पियर किसका मात्रक है? तो एम्पियर किसका मात्रक है दोस्तों? विद्युत धारा का। ठीक। किसका है? विद्युत धारा का। ठीक। शरीर रचना के किस वर्गीकरण में लाबस्टर संबंध होता है? क्रस्टेशियंस में। किसमें? क्रस्टेशियंस में। कौन से पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है? चना एवं अन्य दलहन में। किन में होती है? चना और अन्य दलहनों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण, या हम कह सकते हैं फली वाले पौधों में। फली वाले पौधों में। विद्युत परिपथ में फ्यूज का क्या कार्य होता है? विद्युत परिपथ की रक्षा करना। क्या होता है? विद्युत परिपथ की रक्षा करना। जब भी बिजली शॉर्ट होती है तो विद्युत फ्यूज के द्वारा ही बिजली बंद हो जाती है। पराश्रव्य तरंगे मनुष्य के द्वारा नहीं सुनी जा सकती, इनको नहीं सुन सकते, याद रखिए। कौन सुन सकता है? चमगादड़, कुत्ते। ठीक है। भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? भेड़िए भी आते हैं दोस्तों उसी में। भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल क्या होता है? 24 घंटे। भू स्थिर यानी कि 24 घंटे। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार चंद्रमा का भी होता है, और ये हमेशा एक ही स्थिति पर होते हैं। क्यों? क्योंकि ये भी उसी गति से चल रहे होते हैं जिस गति से पृथ्वी चल रही है, मतलब जिस गति से पृथ्वी घूम रही है, इसीलिए ये हमको एक ही जगह दिखते हैं, और इसीलिए इनका नाम भी भू स्थिर उपग्रह होता है। परासभ्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज। ठीक। आवृत्ति की इकाई क्या है? हर्ट्ज। 1 किलो चीनी का भार समुद्र तल पर सर्वाधिक होता है। 1 किलो चीनी का जो भार होगा वह समुद्र तल पर ही सर्वाधिक होगा। चिकित्सा शास्त्र के जनक हिप्पोक्रेटस हैं। कौन है दोस्तों? हिप्पोक्रेटस। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति फ्लक्स का। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति फ्लक्स का। ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ज्योति फ्लक्स का। हाइड्रोजन गैस से भरा गुब्बारा पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो गुब्बारा चंद्रमा पर फट जाएगा। हाइड्रोजन गैस से भरा गुब्बारा। क्यों? क्योंकि वहां पर वायुमंडल पलायन करता है, अपन ने यही तो देखा। अब जब पलायन करेगा तो चंद्रमा पर हमने देखी कि कोई भी चीज दूर भागने की कोशिश करती है, तो जब उसमें वायु है वो दूर भागने की कोशिश करेगी। अब जब वो कोशिश करेगी तो अब इतनी दम है नहीं है किसमें? उसी में, बलून में, तो बलून फट जाएगा। क्लियर? पलायन वेग के कारण ही होगा। एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही हो तो उसमें स्थित व्यक्ति का भार क्या होगा? अपरिवर्तित होगा। ये याद रखिएगा, एक समान वेग से। एक समान वेग से। प्रश्न कुछ भी हो इसका, लेकिन इसका उत्तर यहीं से निकलता है शुरुआत से। एक समान वेग। अब यहीं पर मान लो आ जाए कि एकदम से ऊपर जा रही हो, एक समान वेग से नहीं, एकदम से ऊपर जा रही हो, तब जो व्यक्ति का भार है वह बड़ा हुआ दिखने लगेगा, याद रखिए। और एकदम से नीचे आ रही हो तो हल्का दिखने लगेगा। समझिए, एकदम से ऊपर गया तो भारी हो गया, एकदम से नीचे गया तो हल्का हो गया। एक समान वेग से ऊपर जा रहा है तो अपरिवर्तित रहेगा। क्लियर? शब्द को समझिए। लालटेन की बत्ती में मिट्टी का तेल बराबर ऊपर चढ़ता रहता है। क्यों? पृष्ठ तनाव के कारण। लालटेन में, चलिए, लालटेन की बत्ती में मिट्टी का तेल बराबर ऊपर की ओर चढ़ता रहता है क्योंकि पृष्ठ तनाव के कारण। ठीक है।
पृष्ठ तनाव लेकिन किसके कारण दोस्तों, याद रखिएगा, पृष्ठ तनाव अगर देखा जाए तो वो जो तेल है उसके कारण, तेल के पृष्ठ तनाव के कारण और केशिकत्व के कारण, केशिकत्व के कारण, ठीक है, केशिकत्व के कारण। बैरोमीटर में पारे का तल एकाएक गिरना क्या प्रदर्शित करता है, तो तूफान को। बैरोमीटर में जब पारे का तल एकाएक गिर जाता है तो क्या प्रदर्शित करता है दोस्तों, तूफान को। इस पर अपन ने चर्चा कर रखी है पिछली वाली क्लास में। एक कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे की वायु का ताप क्या होगा, बढ़ता है। एक कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे में वायु का ताप क्या होगा, बढ़ जाएगा। लेकिन आप कहोगे सर पंखा चलने से तो बढ़िया हवा भी आती है, ठंडी ठंडी आती तो है दोस्तों, लेकिन ताप बढ़ जाएगा। पर हवा आपको आती रहती है इसलिए गर्मी महसूस नहीं होती है। लेकिन चूंकि पंखा जब चल रहा है तो वायु आपस में घर्षण कर रही है, इसीलिए वायु का जो ताप है वह बढ़ जाता है, क्योंकि घर्षण से ताप क्या होता है, बढ़ता है। गर्म जल 90 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में 10 मिनट लेता है, तो 80 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री से ठंडा होने में कितना समय लेगा, 10 मिनट से अधिक, 10 मिनट से अधिक। अब कैसे, अब इसको समझिए, ये भी दोस्तों एक नियम पर है कि जब भी कोई वस्तु ठंडी की जाती है तो ठंडी जब वो की जाती है तो ठंडे होने की जो उसकी दर है और गति है ना, वह धीरे धीरे कम भी होती चली जाती है। यानी कि जैसे हमने मान लीजिए 90 से 80 डिग्री तक ठंडा किया, 90 से 80 डिग्री तक हमने किसी चीज़ को ठंडा किया तो 10 मिनट लगे। अब जब वह 80 से 70 की ओर ठंडा में लेगा तो उसकी जो टाइमिंग 10 मिनट की है ना, वो बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो 10 मिनट से ज़्यादा का समय होगा या 10 मिनट से ज़्यादा का समय लेगा। दो वेक्टर जिनका मान अलग है उनका परिणाम शून्य नहीं हो सकता। याद रखिएगा, दो वेक्टर जिनका मान अलग है तो उनका जो परिणाम है वह शून्य नहीं हो सकता। पत्थरों से भरी कोई नाव नदी में तैर रही है, यदि सारे पत्थर नदी में गिरा दिए जाएं तो पानी का तल वही रहेगा। समझे नहीं समझे, मान लीजिए पत्थर से भरी कोई नाव है, अब वो नदी में तैर रही है और सारे पत्थर नदी में हमने गिरा दिए तो जो उसका तल है वो क्या होगा, जो पानी का तल है, ये पानी है दोस्तों, पानी का तल बढ़ जाए घट जाए कुछ नहीं होगा, वह वही का वही रहेगा। क्लियर। ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती निर्वात में, यानी कि जो ध्वनि तरंगे होती हैं वो निर्वात में नहीं चलती। निर्वात का मतलब क्या होता है दोस्तों, निर्वात को एक तरीके से स्पेस भी कहते हैं, खाली जहाँ कुछ नहीं है, वायु भी नहीं है, वही निर्वात है। निर्वात को ऐसे समझिए कि जो ध्वनि की तरंगें वहाँ नहीं चलती। जब अंतरिक्ष में व्यक्ति होता है तो एक व्यक्ति दूसरे से बात नहीं कर पाता, समझ गए, क्योंकि निर्वात है, वायुमंडल नहीं है। और ध्वनि को जाने के लिए कुछ ना कुछ माध्यम तो चाहिए भाई। अब चूंकि माध्यम उसको मिलता नहीं है तो ध्वनि एक जगह से दूसरी जगह जाती नहीं है। क्लियर। ये निर्वात आपने पता है कहाँ देखा है, आपने थर्मस देखा है, थर्मस, थर्मस में कोई भी चीज़ गर्म पता है क्यों रहती है, वो इसीलिए रहती है। या ठंडी ठंडी ही रहती है ना, थर्मस इस काम में आता है कि कोई भी चीज़ को गर्म डाल देंगे तो गर्म रहेगा और ठंडा डाल देंगे तो ठंडा रहेगा। वो दरअसल जो बोतल होती है इस तरीके से, उसमें एक लेयर होती है, ये ऐसी लेयर होती है, ये लेयर जो है वो दरअसल निर्वात है, निर्वात है इसके अंदर। यानी कि इसके अंदर ना वायु है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है उस लेयर के अंदर। इसमें एक नली टाइप की बना दी उन्होंने चारों तरफ, इसमें कुछ भी नहीं, निर्वात है। इसलिए यहाँ की जो वायु है या ऊष्मा है वो बाहर नहीं जा पाती और बाहर की ऊष्मा अंदर नहीं आ पाती, इसीलिए अंदर जो भी डाल देंगे गर्म चाहे ठंडा वो बना रहेगा। तो यही निर्वात की स्थिति होती है। क्लियर। तो यहाँ पे प्रश्न अलग है, वो प्रश्न ये था कि ध्वनि जो है वह ध्वनि वह कहाँ नहीं चलेगी, तो निर्वात में नहीं चलेगी क्योंकि उसको कोई एक माध्यम चाहिए। ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च निम्न करने के लिए। जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज होता है उसको या तो बढ़ाने के लिए या कम करने के लिए। बांध के नीचे की दीवारें मोटी बनाई जाती हैं क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ साथ द्रव का दाब भी बढ़ जाता है। बांध के नीचे की दीवारें जो है मोटी बनाई जाएंगी क्योंकि गहराई जैसी बढ़ रही है तो द्रव का दाब भी बढ़ रहा है, हो सकता है पुल गिर जाए, इसलिए वो मोटा उसको बनाते हैं। द्रवों का वह गुण जिसके कारण यह अपनी विभिन्न परतों में होने वाली गति का विरोध करता है क्या कहलाता है, श्यानता। क्या कहलाएगा, श्यानता। निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है, तो दरअसल अगर देखा जाए तो रेत एक यौगिक है ना। निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है, तो दोस्तों रेत यौगिक नहीं होता, याद रखिए, है ना। रेत को हम मिश्रण की श्रेणी में ही रखते हैं। ठीक, उसमें दूसरा ऑप्शन रहा होगा कोई, यौगिक में लिख देता हूँ, जैसे कि H2O यौगिक है ना। इसके अलावा HCl, ये सब है, HNO3, HNO3, CaSO4, है ना, कॉपर सल्फेट, ये सब यौगिक होते हैं। विरंजक चूर्ण क्या है, तो विरंजक चूर्ण जो है वह यौगिक होता है। परमाणु बम में निम्न सिद्धांत कार्य करता है, नाभिकीय विखंडन। परमाणु बम में क्या कार्य करता है,
परमाणु बम में नाभिकीय विखंडन। और एक और होता है दोस्तों हाइड्रोजन बम, वो और खतरनाक होता है हाइड्रोजन बम। इसमें क्या होता है, इसमें संलयन होता है, यानी नाभिक आपस में मिलते हैं, नाभिकीय संलयन। यही क्रिया कहाँ होती है, सूर्य में, संलयन। यदि आ जाए कि सूर्य किस कारण ऊर्जा उत्पन्न करता है, तो हाइड्रोजन और हीलियम के एक तरीके से संयोग से, यानी नाभिकीय संलयन उसमें होता है। ठीक है। प्रकाश विद्युत सेल प्रकाश को विद्युत में बदल देता है। प्रकाश विद्युत सेल क्या करेगा, प्रकाश को विद्युत में बदल देता है। घरों में पंखे बल्ब आदि किस क्रम में लगे होते हैं, समानांतर क्रम में। याद रखिएगा, आता है ये। घरों में पंखे बल्ब आदि किस क्रम में लगे होते हैं, तो समानांतर क्रम में यह लगे होते हैं। एक्स किरणों की खोज किसने की थी, तो रॉन्टजन ने। इनका नाम ऐसा भी आता है, ये रॉन्जन भी है, कहीं कहीं इनका नाम ऐसे आता है, रॉन्टजन ने। ठीक है, रॉन्टजन ने, कंफ्यूज मत होना। पिच ब्लेडी किसका अयस्क है, रेडियम का। पिच ब्लेडी या पिच ब्लेड किसका है, तो रेडियम का। किसने किया था, मैडम क्यूरी ने। रेडियो एक्टिव पदार्थ से निकलने वाली किरणें कौन कौन सी हैं, जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं उनसे कौन कौन सी किरणें निकलती हैं दोस्तों, अल्फा किरणें निकलेंगी, बीटा किरणें निकलेंगी और गामा किरणें निकलेंगी। जेम्स चैडविक ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी, तो जेम्स चैडविक ने दोस्तों किसकी खोज की थी, न्यूट्रॉन की। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन थे, कॉर्न वॉन लिनियस। कौन थे, कॉर्न वॉन लिनियस। अमोनियम क्लोराइड का घोल क्या है, तो एसिटिक है ना। शीतलीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ऑक्साइड है, तो नाइट्रोजन। शीतलीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन। मानवीय महिलाओं के प्रजननीय अंडाणु उत्पादन में कौन सा हार्मोन तेजी से वृद्धि करता है, तो एस्ट्रोजन हार्मोन। कौन सा करता है दोस्तों, एस्ट्रोजन हार्मोन। प्रोलोग भाषा विकसित हुई 1972 में। प्रोलोग भाषा कब विकसित हुई थी दोस्तों, तो 1972 में। ये कंप्यूटर से संबंधित है, क्योंकि सामान्य विज्ञान में वो ऐसे प्रश्न पूछ लेगा। बैकबोन संबंधित है, ये भी इंटरनेट से है। वेब अस्तित्व में कब आया, तो अमेरिका में। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस वातावरण में नहीं पाई जाती, ऑर्गन वातावरण में नहीं पाई जाती। ऑर्गन जो है वह वातावरण में नहीं पाई जाती। चलिए दोस्तों, आज की जो अपनी क्लास है वह 250 प्रश्न की क्लास समाप्त होती है। अब अपन मिलेंगे अगली क्लास में। जाने से पहले आप लोगों से जरूर कहूँगा, जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। फ़ायदे उसके दो हैं। पहला तो ये है कि आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाएगा जैसे ही क्लास होगी। खास तौर पर अपन पटवारी के लिए ही इस जो है क्लासें इसमें ले रहे हैं। लेकिन यदि वन रक्षक की और एसआई की और जेल प्रहरी वाले जो भी विद्यार्थी हैं वो भी यदि पेपर देंगे और इनको देखेंगे तो उनका भी इसमें घाटा नहीं है, क्योंकि आगे चलकर ये परीक्षाएं भी होने वाली हैं। दूसरा फ़ायदा आप लोगों का ये हो जाएगा कि 15 तारीख से अपन एनालिसिस करवाएंगे पेपरों का। और 15 तारीख से जैसे ही एनालिसिस होगा, तो यदि 15 तारीख को आपका पेपर है तो कोई दिक्कत नहीं है। बाद में है तो आपको बहुत सारी जानकारी यहाँ से मिल जाएगी कि आगे की रणनीति आप कैसे बनाएं। टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पर ही प्राप्त होगी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।